सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे और हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में मास के बारे में, जो कि एक ग्रेविटेशन का बहुत खूबसूरत सा पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या कर लिया था, मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व करवा दिए थे। अब आज जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं मास की, और उस मास के पहले भी मास एज अ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। मास एज अ फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम बात करें मास एज अ फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों एज अ फिजिकल क्वांटिटी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मास एज अ फिजिकल क्वांटिटी क्या डील कर रहा है, किस तरह से डील कर रहा है वो समझते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जो फिजिक्स में हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, टॉर्क, इनर्शिया। दीज आर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फोर्स, फिर इसके बाद आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, तो मैंने बता ही दिया आपको, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये जितने भी हैं हमारे पास, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। लेकिन उसके परे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, जिन क्वांटिटीज़ की हम बात करते हैं, उन क्वांटिटीज़ में भी हमारे पास दो प्रकार की क्वांटिटीज़ होती हैं। इनफैक्ट तीन होती हैं। तो बात करते हैं पहले दो, फिर तीन की बात भी कर लेंगे अगर मेरा मन करा तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हमने दो पार्ट्स में, अब पहले तो मेनली हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहली फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, वो जो केस आता है वो आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आप बोलोगे सर फंडामेंटल क्या होता है, अभी पूरी खूबसूरत बात कर देंगे पुनीत सर, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद जो आती हैं वो आती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन सी आती हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन सी आती हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आप बोलोगे सर डिराइव्ड और फंडामेंटल क्या होता है? इसके बाद भी बेटा, इसके बाद भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद भी हमारे पास एक और होती है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कौन सी होती हैं? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ सप्लीमेंट्री भी होती हैं। अब आप बोलोगे सर सप्लीमेंट्री क्या ये लोग फेल वेल हो जाते थे क्या, मार्क्स कम आते थे क्या इनके? ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, वो समझाएंगे आपको। तो मैंने कहा ना, इनफैक्ट तीन होती हैं। कौन कौन सी? एक तो फंडामेंटल, एक होती है डिराइव, और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आप बोलोगे सर फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? तो भाई हमारे विराट कोहली जी इंग्लैंड सीरीज़ में 2014 में, इंग्लैंड सीरीज़ में 4 टेस्ट में बहुत कम रन बना पाए। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो? बताते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाँ, अरे वाह। तो विराट कोहली जी 2014 की इंग्लैंड सीरीज़ में बहुत ज़्यादा कम रन पे आउट हुए, मतलब ज़्यादा रन नहीं बना पाए, और स्लिप में ऑफ साइड ऑफ स्टंप की बॉलों पे बिल्कुल बेहतरीन कत्ती लग के कैच स्लिप में खा गए। तो उनने कहा क्या करूं? तो उनके जो कोच थे, जो पुराने कोच थे, जो उनके बचपन वाले कोच थे, उनके पास गए, बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ इंडिया टीम में। उस समय विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर नहीं हुए थे। तो 2014 के बाद उनका नाम बने, 2013 इनफैक्ट 2013 की इंग्लैंड सीरीज़ थी वो, और मैं उस सीरीज़ में देख रहा था। मैंने कहा यार क्या खेल रहा है यार ये विराट, और आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ विराट कोहली राइट नाउ। बिगेस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन बिग फैन। तो उनके गुरु ने उनको बोला कि बेटा आपको फिर से आप ये समझ लो कि आप क्रिकेट शुरू से शुरू कर रहे हो और आप अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करो। फंडामेंटल क्या होता है? स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारते हैं, कवर ड्राइव कैसे मारते हैं, आप ये समझ लो कि मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूं क्रिकेट को, और आप अपने फंडामेंटल्स पर वर्क करो। तो वहां पर फंडामेंटल्स का जो मतलब था वो यहां पर भी वही मतलब है। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स। क्या होता है? बेसिक्स। अब बेसिक्स क्या होता है? फंडामेंटल को और फिजिकल टर्म्स में समझा जाए तो फंडामेंटल्स वो क्वांटिटीज होती हैं
जिनको हम द क्वांटिटीज विच कैन नेवर बी या कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फर्दर, जिनको आगे और एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं समझाता हूं कैसे। मैं समझाता हूं, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है कहता है मम्मी पापा और आपकी शादी की फोटो में मैं क्यों नहीं दिख रहा क्यों? सवाल पूछा उसने, क्यों? बेटा क्योंकि उस समय तुम नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुआ था मम्मी? क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई थी। अच्छा मम्मी मैं ही क्यों हुआ, कोई और क्यों नहीं हुआ? बेसिक्स पे जा रहा है वो, बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे जा रहा है भैया। फिर उसको मम्मी ने बायो समझाई कि जाइगोट होता है, फिर जाइगोट में एक्स और वाई होता है, फिर एक्स और एक्स होता है, वाई होता है, जो भी होता है बायो की टर्म्स में, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं हम। तो उसका मेल की वजह से तुम बने। ऐसा क्यों हुआ मम्मी? ये बार बार क्यों की जवाब मम्मी जब दे रही थी तो मम्मी उसके कहां जा रही थी? बेसिक्स पे, यानी उसके फंडामेंटल्स पर वर्क हो रहा था। अब जैसे ही फंडामेंटल पर पहुंच गए, बस वहां से मम्मी ने कहा बस बेटा अब मैं इसके आगे तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता ना फर्दर। उसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं, दर्द हो रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना फर्दर कर। तो वो क्या है? फंडामेंटल। मैं समझाता हूं कैसे। क्या आपको पता है वर्क डन क्या होता है? हाँ सर पता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल पता है। ठीक है सर, फोर्स क्या होता है? बिल्कुल पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क डन। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डी। सर वेलोसिटी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी इंटू डी। अच्छा सर, टाइम क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ या लेंथ ऑफ द टू शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट। सर लेंथ क्या होता है? बस बेटा, अब इसके आगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ऐसे ही टाइम क्या होता है? सर टाइम पता नहीं, समय है बस। मास क्या होता है? मास है। इसके आगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे ही कुछ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिनको हम फर्दर सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन नहीं कर। ये 11th का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको 9th में बता रहा हूं। तो फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जैसे इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस सर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? सर छोटे छोटे एटम से बनता है। एटम क्या होता है? एटम न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सर फंडामेंटल पता नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है, लेकिन पता नहीं क्या है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या? फंडामेंटल। सर आगे नहीं पता आगे फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो फंडामेंटल है। ऐसे ही एक और क्वांटिटी जो थी वो थी हमारे पास मास, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज। ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मैं बता देता हूं। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, दैट इज एम्पियर करंट। करंट या चार्ज भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो फंडामेंटल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट, तो करंट को भी फंडामेंटल मान लिया है। ठीक है, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट। फिर आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मत पूछना क्या होता है, अभी आपको कोर्स में नहीं है, इसलिए बस बता देता हूँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है ये, इसकी यूनिट होती है कैंडला। कैंडल लेके आ, कैंडला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, एक और होती है नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बस यही फंडामेंटल है जिनको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
बाकी जितनी भी यूनिट है, स्पीड हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, टॉर्क हुआ, फोर्स हुआ, वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो डिराइव के अंदर आती हैं। अब आप बोलोगे सर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल भी बताई दो, तो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपने सुना होगा, एंगल जो होते हैं वो, इसमें एक और होता है सॉलिड एंगल, और एक और होता है जो एंगल्स के अंदर ही आता है जिसमें थीटा वगैरह होता है। वो सारे जो वो हैं वो सप्लीमेंट्री, और जिसमें रेडियन जो होती है वो भी, उसकी जो यूनिट होती है रेडियन और डिग्री, ये सब काय में आती हैं, ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स में आती है, जो कि हमारे पास एक और कैटेगरी आ जाती है। लेकिन हम इस कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर क्यों रहे हैं? हमें नहीं करना, हमें किसके बारे में करना है? मास के। मास क्या होती है? मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और मास जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के पास होता है जिसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो है, बस वो है, और वो हर जगह सेम है। मतलब एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, mass of an object will be same. Mass of an object will remain same. Will remains the same. मास हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है, और हर जगह किसी भी प्लैनेट में चले जाओ, किसी भी मून पे चले जाओ, किसी के भी मून पे चले जाओ, अर्थ के मून पे चले जाओ, जुपिटर के मून पे चले जाओ, सब जगह जो मास रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम रहेगा। जो फर्क आएगा वो किसका आएगा वो बताता हूं। जो फर्क आएगा वो आएगा वेट का। अब आप कुछ लोग होते हैं जो मास और वेट को बराबर मानते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। मास इज नॉट इक्वल टू वेइंग या वेट। मास इज नॉट इक्वल टू वेट। मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिफर नहीं करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, कोई सी भी हेवनली बॉडी में चले जाओ, मास विल रिमेन्स द सेम। लेकिन जो वेट होता है वो डिफर करता है पोजीशन टू पोजीशन, यानी अर्थ के अंदर भी पोजीशन टू पोजीशन वेट डिफर करता है, और एक सेलेस्टियल बॉडी या एक हेवनली बॉडी के अंदर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट अगर मान लीजिए अर्थ पर 50 kg है, तो 6 गुना कम कर दो, मून पर मेरा मास वेट है, लेकिन मेरा मास जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा मून पर भी और अर्थ पर भी। मतलब अगर मेरा मास 5 किलो है तो अर्थ पर भी 5 किलो मेरा मास रहेगा, और मून पर जाऊंगा तो भी मुझे महसूस कितना होगा? 5 किलो मास महसूस होगा। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं तो मेरा वेट अलग अलग हो सकता है, या अलग अलग होगा 100% एज कंपेयर टू द डिफरेंट हेवनली बॉडीज विच वी आर इन। फॉर एग्जाम्पल मून, जैसे मून में मेरा मास 6 किलो है, सॉरी 60 किलो है, तो अर्थ, या अगर मैं कहूं अर्थ पर मेरा मास 60 किलो है, तो मून पर वहीं 6 गुना कम हो जाएगा, और मून पर मैं अपने आप को कितना किलो का महसूस करूंगा? 10 किलो का। तो ये डिफरेंट मास नहीं होगा, डिफरेंट इन वेइंग होगा या वेट होगा एज कंपेयर टू डिफरेंट हेवनली बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल मून और अर्थ। लेकिन मास विल रिमेन्स द कांस्टेंट, क्योंकि मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? छापो इसको दिमाग में भी और कॉपी में भी फटाफट। ओके, तो आई होप तुम लोगों ने इसको भी खूबसूरती से छाप लिया होगा अपने दिमाग में पहले, और फिर बाद में कॉपी में। ठीक है, तो अब लिखते हैं माहौल, और अपना अगला टॉपिक चालू कर दें जिसका नाम है वेट। अरे इंतजार नहीं, वेट करते, वेइंग करते ना अपन, वेइंग मशीन में वेइंग, तो उसी को बोलते हैं वेट। एक इंतजार भी वेट होता। मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, अरे अभी अभी मैंने वेट किया। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन इसलिए उसको वेट ना बोल के हम वेइंग बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि टॉपिक का नाम है वेइंग या वेट। इसमें और मास में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस अभी बताएंगे कि क्या डिफरेंस है, और फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि हमारा वेट अलग अलग क्यों होता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, चलो देखते हैं। इसको मिटाना थोड़ा सा क्या है,
अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया टास्क है। मैं सोच रहा हूँ एक बंदा रख लूँ उसको मिटाने वाला। ठीक है, इसको मिटाना अपने आप में एक टास्क है। वो ठंड में और ऐसे सीज़न में पता है क्या होता है, जब पानी वानी गिरता है तो मॉइस्चर ऐसा चिपक जाता है और इंक बड़ी आराम से नहीं निकल पाती वाइट बोर्ड वाली। कोई बात नहीं, तो हम बात करते हैं वेट की। तो वेट जो होता है वो आपको सबको पता है, वेट एक प्रकार का फोर्स है। वेट एक प्रकार का फोर्स। अच्छा हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने लिखा नहीं था, यूनिट ऑफ मास जो होगा वो होगा केजी में। जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, केजी, किलोग्राम। ठीक है, वेट की भी वही होती है, बताएंगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। तो जो वेट होता है, देखो मीटर नहीं रहा वो ढंग से, जो वेट होता है वो एक प्रकार का फोर्स है जो कि एक्सर्ट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो अर्थ लगा रहा होता है। मेरा मतलब, जैसे अगर आप अर्थ पर खड़े हो और आप अपने आप को जो महसूस कर पा रहे हो अर्थ से चिपका हुआ, क्योंकि अर्थ आपकी तरफ आपको एक फोर्स से खींच रहा है। उस फोर्स का नाम है Gm/r², और वही फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन या ग्रेविटी के बराबर होगा, है ना। तो वही जो फोर्स महसूस किया जाता है हमारे द्वारा किसके, अर्थ के ऊपर, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, वेट। यानी वेट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक्सपीरियंस लिख लो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, और द फोर्स विच इज exerted by earth on the object. So force experienced by an object on earth, it is the force exerted by या experienced by an object on earth। यानी वो फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और अर्थ के द्वारा किया जा रहा है इसलिए उसको बोलेंगे मास इनटू ग्रेविटी, और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू, वेरी गुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। खूबसूरत। तो ये जो जी होता है उसकी वैल्यू लगभग आपको पता ही है 10 होती है। हमारे यहाँ 10 होती है, हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिए इसको, तो ये होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस जी की वैल्यू फिक्स होती है, हम मान के चलते हैं कि फिक्स होती है। क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि फिक्स होती है। कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये ध्यान रखना, इट इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ दी, हम बोले तो अर्थ हमारी तरह हर जगह से क्या है, हमारी हर जगह से समतल नहीं है, या फिर हम बोले यूनिफॉर्म नहीं है। अर्थ हमारी यूनिफॉर्म ना होना के कारण हमारा हर हाइट पर अलग अलग डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। इस वजह से इस जी की वैल्यू वेरिएबल है, लेकिन एज एन अजम्पशन हम मान के चलते हैं कि क्या है, सेम है। समझ में आ गया था, ये तो पिछली क्लास में भी बताया था। तो ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वेट के। तो वेट विल बी इक्वल टू m इंटू जी। ये अर्थ पर है, लेकिन यही वेट अलग हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के बाद। अगर हम बात करें कि अगर इस g की वैल्यू, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू मून भी हो सकता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। तो मून की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, तो वेट ऑन मून होगा, ये हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास जो हो गया कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटी हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द सेलेस्टियल बॉडी और हेवनली बॉडी विच वी आर इन। और अगर मून पे बात करें तो मून का वेट ऐसा होगा, लेकिन हाँ, वेट जो होगा वो डिपेंडेंट होगा मास पर। मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, मास कम होगा तो वेट कम होगा। लेकिन हाँ, इट इज वेरिएबल इन ईच एंड एवरी सेलेस्टियल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर मास अलग होगा और मून पर मास अलग होगा। इतना समझ में आ गया। और यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट क्या होगी, kg, यानी किलोग्राम। जल्दी से इसको भी छाप लो दिमाग में और कॉपी में भी।